हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री का करेंगे, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, इंटर लेवल, CGL 4 के लिए और बिहार दरोगा और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्तों। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित। ठीक है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री का। देखते हैं, चलिए। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो किस अवधि में शासन किया था गुप्त वंश ने? तो 319 से 500 ईस्वी तक 319 से 500 ईस्वी के बीच में शासन किया था गुप्त वंश ने। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, 319 से 500 ईस्वी के अवधि में शासन किया था गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया, तो इसके लगभग में है ये, तो ये आंसर सुटेबल हो जाएगा। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा? तो श्री गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अतः पहला सही होगा, 319 से 500 ईस्वी के मध्य शासन किया था। ठीक है, सुटेबल इसमें वही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 4 अश्वमेघों का संपादन किया था, मतलब 4 अश्वमेघ यज्ञ का संपादन किया था। कौन था? तो प्रवरसेन प्रथम था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे डिटेल्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था कौन? जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी इसको बोला जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। ध्यान रखेंगे,
नेक्स्ट देखते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो समुद्रगुप्त से संबद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो समुद्रगुप्त से संबद्ध है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। डी आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो वो है समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है। ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जो है जानकारी देता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी? चंद्र। ठीक है, चंद्र की स्मृति में। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। ठीक है, चंद्र से यहाँ मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। ठीक है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है किसकी स्मृति में? तो यहाँ पे चंद्र है। चंद्र का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा जो शासन था राजवंश था हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? को गुप्त वंश था। ठीक है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश था, जो हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासन काल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूनों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूनों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में। हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में किया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूनों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? स्कंदगुप्त ने की थी।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूनों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने की थी। जब हूनों ने आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त ने हूनों को हरा दिया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। आप लोग को पता है। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया वे थे स्कंदगुप्त। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूनों को पराजित किया था? तो वो थे स्कंदगुप्त। कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था? तो किससे? भीतरी लौ स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक एक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, जिसमें कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर दिया था जब हूनों ने आक्रमण किया था 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें अरब का आक्रमण कारण नहीं था। ठीक है, हून का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, मतलब कि बहुत मतलब ढेर सारे सामंत उभरते आ रहे थे, तो इस कारण भी मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता जा रहा था ज़्यादा, तो प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी था और इससे केंद्रीय ढांचा कमजोर हो रहा था और साम्राज्य का पतन हो गया था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी एक कारण रहा था पतन का। ठीक है, कि उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी कारण रहा था। तो अरब का आक्रमण कारण नहीं रहा था, ये तीनों कारण रहा था, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद बहुत बाद पूर्व मध्य काल में हुआ था। जो अरब का आक्रमण हुआ था गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्य काल में हुआ था। ठीक है, शक विजेता किसे जाना जाता था? शक विजेता किसे जाना जाता था? शक विजेता के नाम से तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता से जाना जाता है। ठीक है, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। ठीक है, शकों पर जब विजय प्राप्त किया था तो इस करने के बाद उस शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे और इनको शकारी भी कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। ठीक है, इसलिए इनको शक विजेता भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट देखते हैं, रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में
रूपयक कहा जाता था। जो सिक्के, रजत के सिक्के जारी किए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, उसको रूपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया और शक राज्य में प्रचलित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किसके ऊपर? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। हून के आक्रमण से रोमन साम्राज्य ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हून आक्रमण, तीसरी शताब्दी में हून आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। इसके कारण भारतीय व्यापार अधिकाधिक निर्भर कहाँ हो गए थे? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया था, जब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार समाप्त हो गया था। तो ठीक है, उस समय रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था हूनों के आक्रमण की वजह से। तो फिर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गया था। सी आंसर हो जाएगा। ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को पूछे जाते हैं क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन मतलब बंदरगाह से संचालित होता था? तो वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति पतन या ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इसी वजह से। ठीक है, बंगाल, सी आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इस वजह से। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? तो क्या था कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इस वजह से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार सुगम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। ठीक है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है श्रेणी के बारे में?
श्रेणी मतलब व्यापारियों का जो श्रेणी होता था। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऐसा नहीं था, राजा प्रमुख नहीं होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो ऐसा था, ये सही होगा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक है, सी आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। वे संगठन व्यापारियों के द्वारा अपने व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, इसलिए एक गलत हो गया, ठीक है। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता था, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता था। इन सब डिटेल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए सही है। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्त, भृगुकच्छ, आरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजीरिस, प्रतिष्ठान सोपारा और बारबेरिकम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था, ठीक है। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते थे, जो कि कोलकाता से लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में रूप नारायण देवी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत जो है आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है, ठीक है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे।
ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, भास्कराचार्य क्या थे? खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भास्कराचार्य क्या थे? खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। ठीक है, ना कि आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में? तो प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये सही है। ठीक है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में, दूसरा कथन है, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। 5वीं सदी ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। 5वीं सदी ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु इस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। ठीक है, गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या कोज्या तथा उत्क्रम ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत है। दूसरा वाला कौन सा, कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से संबंधित था छपनक, सी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक जो है फलित ज्योतिष से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किसके शासन काल में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में थे कालिदास। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखेंगे कि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। काफी बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, बी आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, फाहियान ऐसा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था।
तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, रूपक नाम दिया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम था रूपक, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? तो प्राकृत बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।